नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कुछ दिन पहले यानी 4 से 5 दिसंबर को 27 घंटे चलकर समाप्त हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर खुद जा रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना और चमचमाती व्हाइट फॉर्च्यूनर के साझा यात्रा के थिएट्रिक से शुरू हुआ शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परखने वाले विद्यार्थियों के लिए नए होमवर्क देकर खत्म हो गया। भारत रूस संबंधों को पिछले 50-55 साल से और खासकर 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू होने के बाद से वाजिब कारणों से ही प्राथमिक तौर पर रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु के तीकरी वाले चश्मे से देखने के कारण कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ हुआ भी या एवं ही बस पुतिन आए और पुतिन गए। कोई रक्षा समझौता नहीं, कोई स्पेस पार्टनरशिप नहीं, कोई न्यूक्लियर पर भी कोई खास बातचीत नहीं, तो फिर इतना तामझाम करके मिला क्या? पर असल बात यह है कि पुतिन खेला कर चले गए और देखने वालों को हवा तक नहीं लगी। क्लासिक केजीबी स्टाइल। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम देखेंगे 2000 में शुरू हुई ये पार्टनरशिप किस बैकग्राउंड में बनी थी और आज ये किस फेज में पहुंच गई है। हम रिसेंट डेवलपमेंट्स को भी साइड करेंगे, जैसे कि $100 बिलियन की ट्रेड टारगेट और एनर्जी डील्स। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि समिट में क्या क्या हुआ। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। INSTC या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी।
पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलियंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर, इन पर कोई बड़ा घोषणा नहीं दिखा। आखिर क्यों? दोस्तों, भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में शुरू हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय का बैकग्राउंड बहुत अलग था। रूस सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद बहुत कमजोर हो गया था। 1991 में यूएसएसआर टूटा और रूस में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हर जगह फैल गई थी। रूस के कई क्षेत्रों में लोकल गवर्नर और ओलिगार्क्स यानी बड़े बड़े धन्ना सेठ समझ लीजिए, इन लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। चेचन्या, दागिस्तान जैसे इलाकों में विद्रोह हो रहे थे। रूस ने 1994 से 96 में पहला चेचन वार लड़ा और हार भी गया, जिसकी वजह से चेचन्या पर लगभग रूस का पकड़ तत्काल लगभग समाप्ति हो गई थी। फिर बाद में चेचन्या सेकेंड वार के बाद उसने प्रभाव वापस पाया, लेकिन रशियन आर्मी सोवियत एरा की थी और तत्काल मॉडर्न वारफेयर में पारंगत नहीं थी। यह बात जरूर उभर कर सामने आ गई। इसलिए मॉडर्न वेपन्स की प्रोडक्शन उनकी प्रायोरिटी बन गई। इकोनॉमी में भी बहुत डाउन थी। उसकी विशाल मिलिट्री इंडस्ट्री के पास ऑर्डर नहीं थे। भारत हथियारों का एक बड़ा खरीदार था। रूस को अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखने और रिसर्च को फंड करने के लिए भारत के पैसों की सख्त जरूरत थी, ताकि अपने सामने खड़ी सर्वाइवल के सवाल का हल निकाल सके। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ की हालत और भी खराब थे। 1999 में कारगिल वार अभी ही हुआ था। 1991 के कारगिल युद्ध के बाद भारत को महसूस हुआ कि उसे अपनी सेना को आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत है। उस समय अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को उच्च तकनीक वाले हथियार देने के लिए तैयार नहीं थे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट कश्मीर में चल ही रही थी। नॉर्थ ईस्ट में भी उल्फा और न जाने कितने सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आतंक था। नक्सल मूवमेंट अपने पीक पर था। कई राज्यों में इमरजेंसी यानी विद्रोह चल रही थी। इकोनॉमी अभी लिबरलाइजेशन के कारण ग्रो करना शुरू ही की थी, लेकिन डिफेंस में हम बिल्कुल ही जीरो थे। बेसिक आर्म्स भी इंपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि बेसिक हैंडगन, एम्यूनिशन ये सब भी बाहर से इंपोर्ट होता था। हमारे सेना के मूवमेंट के लिए जरूरी वाहन भी विदेशों से ही मंगाने पड़ते थे। टाटा ट्रक का नाम घोटालों के कारण आपने सुना ही होगा। ये भी चेक रिपब्लिक से आती थी। कुल बात समझ ही गए होंगे कि उस वक्त दोनों देशों के लिए सिक्योरिटी और सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण था। रूस को इंडिया जैसे पार्टनर्स की जरूरत थी जो उनके वेपन्स खरीदे और नए टेक्नोलॉजी के वेपन्स बनाने में मदद करे। फंडिंग करके भारत को भी रूस से मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था, ताकि हम अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। और हाँ, दोनों को एक बड़े और तगड़े दोस्त की भी जरूरत थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में साथ खड़े रहने के लिए।
इसी के आसपास का मिला जुला बैकग्राउंड था सन 2000 में, जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी गई थी और उसके बाद कई डिफेंस एमओयू साइन हुए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का ज्वाइंट प्रोडक्शन, एस्पेरांडो डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर एनर्जी में कुंडलकुलम प्लांट जैसे प्रोग्राम। स्पेस में भी रूस का कॉपरेशन काफी बढ़ा। लेकिन दोस्तों, अब हम कौन से साल में हैं? 2025 भी अब समाप्ति होने वाला है। आज दोनों देश ने अपनी सॉवरेनिटी को अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया है, अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला बहुत मजबूत कर ली है। रूस आज अपने हार्ड पावर को लेकर सुपर पावर माना जाता है। यूक्रेन वार में वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा ही रहा है, भले ही चैलेंजेस हो कुछ कुछ। और इधर इंडिया तो कमाल कर ही रहा है। कई दशकों से चल रही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कोशिशें अब सफलता को प्राप्त करने लगी है। हम अब अपने वेपन खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एटेक्स आर्टिलरी गन हो या AK-203 राइफल्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन रूस के साथ, आकाश मिसाइल सिस्टम, तेजस फाइटर जेट हो या 5th जनरेशन देसी का फाइटर जेट, और अब अग्नि मिसाइल्स का एडवांस वर्जन, अर्जुन टैंक से लेकर विमान वाहक पोत जैसे विक्रांत, स्टिल्थ फ्रैगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, न्यूक्लियर सबमरीन और भी बहुत सारे अनगिनत हथियार भारत खुद ही बना रहा है। भले थोड़ा बहुत विदेशों से भी हेल्प लेना पड़ रहा है। यानी कुल जमा बात यह है कि ये जरूर है कि हम अभी भी कुछ देशों पर नए और आधुनिक हथियार के लिए निर्भर हैं, पर अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई एग्जिस्टेंशियल प्रेशर है। धीरे धीरे साल दर साल, लेकिन अब अगर 2025 की बात करें तो इनमें सर्वाइवल को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह साझा इन्फ्लुएंस को लेकर है, और यही से ग्लोबल थिएट्रिक्स में अपनी भूमिका बढ़ाना अब इनकी पहली चाहत है, और अपने देश के लिए दुनिया का नजरिया बदलना प्राथमिकता। अब रूस भारत रक्षा प्रोग्राम बिजली और पिछली सीट पर पहुंच गया है पटरी बड़ी, बस पोजीशनिंग इधर उधर हो रही है। और साझा आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रभाव यानी कलेक्टिव वर्ल्ड इन्फ्लुएंस कम्स ऑन द फर्स्ट सीट। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। ये हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।